हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और स्वागत करता हूं आपका आई गेट चैनल पर, गेट मेंटर चैनल पर और मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल पर। मेरे साथ है अरविंद राय सर, मेरे साथ है सिद्धार्थ सर। अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, हमारे दोनों ही गुरु गेट की कोचिंग कराते हैं और इनके अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो इनके स्टूडेंट आज इंडिया के हर एक पीएसयू में आपको नजर आ जाएंगे। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, वह है कि 45 दिन में हमको गेट की तैयारी कैसे करना है। भैया मैं अगर कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ हूँ, अभी मैंने तैयारी भी नहीं शुरू की हुई है गेट की, तो लेकिन अभी हमारे पास कुछ समय है, तो क्या इस समय में, क्या जो इतना बचा समय है, क्या हम इसमें इतना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं गेट के एग्ज़ाम में कि हमारा पीएसयू में नौकरी लग जाए। तो इसी बारे में हम बात करने वाले हैं अरविंद राय सर से, इसी बारे में हम सिद्धार्थ सर से भी बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम अरविंद राय सर के पास चलते हैं, प्रणाम करते हैं, सिद्धार्थ सर को भी प्रणाम करते हैं और जानते हैं कि कैसे, अगर मैंने कुछ भी तैयारी शुरू नहीं की है, मैं एकदम जीरो हूँ, मैं एकदम नील हूँ, मेरे को कुछ नहीं आता, लेकिन मेरे को जाना है पीएसयू में, अगले साल का गेट निकालना है, सर कैसे होगा? सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा दोस्तों कि 45 दिन, कभी कभी ये लगता है 45 दिन में कैसे होगा ये आप सोचो। आप मेरे ख्याल से जितने लोग होंगे अभी फाइनल ईयर में होंगे तो बहुत सारे सेमेस्टर एग्ज़ाम आपने निकाले होंगे, और मैं जानता हूँ कि जो अभी मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं श्योर हूँ कि उन्होंने सेमेस्टर एग्ज़ाम कैसे निकाला होगा। सेमेस्टर एग्ज़ाम में एक सब्जेक्ट उन्होंने एक रात में कंप्लीट किया होगा, राइट। तो अभी आपके पास कितनी रातें बची हुई हैं? 45 रातें बची हुई हैं, तो 45 तो सब्जेक्ट नहीं कवर करने यार अपने को। तो बस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पॉजिटिव रहिए, और जो भी टाइम मिला है डोंट थिंक अबाउट द रिजल्ट। जो भी टाइम आपको मिला है उसमें अपने आप को झोंक दीजिए। 45 दिन बहुत सफिशिएंट टाइम है जिसमें आप बहुत अच्छे तरीके से अगर चाहे तो प्रिपरेशन कर सकते हैं। चलिए, मैं सिद्धार्थ सर को कहूँगा कि थोड़ा सा मोटिवेशन वो भी आपको दे, फिर बाकी तो टिप्स जो है वो हम लोग 1 बाय 1 शेयर करेंगे। सर, मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूँगा कि आप जैसे टारगेट करते हैं कि आप अपना टारगेट 1 ईयर का बनाते हैं, तो आपकी स्पीड 1 ईयर के हिसाब से रहती है। यदि अपना टारगेट आप 2 ईयर्स के हिसाब से बनाए तो आपकी स्पीड 2 ईयर्स के हिसाब से आप चलते हैं। लेकिन जब आप टारगेट बना लेते हैं मुझे 1 महीने के अंदर में करना है, तो आपका टारगेट, आपकी स्पीड, आपका फोकस, आपका कंसंट्रेशन टोटल वो 45 डेज के लिए लग जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि इम्पॉसिबल तो नहीं है। यदि आप अपने आप को फोकस करते हैं, आप अपने आप का टारगेट बनाते हैं कि 40-45 डेज़ के अंदर में कर लेना है, तो आपका टोटल जो जुनून है, टोटल जो फोकस है, वो अपने आप को आप मतलब एक अच्छे लेवल पे आप अपने आप को ले जा सकते हैं। सर, मैं इसका लाइव एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास अब कोचिंग में खुद देखते हैं कि एक बंदा बैठा होता है, वो एकदम पूरा 2 साल का कोर्स तो ज्वाइन कर लेता है। नॉर्मली मैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं इंस्पायर नहीं कर रहा हूँ आप लोग ऐसा करने के लिए, लेकिन मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो अभी प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं। तो बहुत सारे बंदों को हम देखते हैं 2 साल का कोर्स ज्वाइन करके बैठा है, 2 साल तक उसका पता ही नहीं। कोर्स तो ज्वाइन करके बैठा है, वो आएगा, कभी नोट्स बनाएगा, कभी नोट्स बना के घर चले जाएगा। जब भी टेस्ट होता है मैं देखता हूँ कि 25 नंबर, 22 नंबर, 23 नंबर, और वही बंदा जब आखिरी में पढ़ना शुरू करता है तो फिर वो अंडर 100 रैंक लेके आता है। बिल्कुल सर, मतलब कितने सारे एग्जांपल अपने को ऐसे मिल जाते हैं। बहुत सारे चूँकि हम लोग ऑलरेडी मतलब इस फील्ड में 15 ईयर से लगे हुए हैं, तो हम देखते हैं बच्चा क्या करता है। जो लास्ट 3 मंथ होता है, लास्ट 2 मंथ, 1 मंथ, बेसिकली इसी में इम्प्रूवमेंट होता है। जैसे अभी मैं आज बताऊँ, आज भी हमारे पास एक स्टूडेंट आई थी, बोली सर हमने पढ़ तो लिया है लेकिन आज मैंने टेस्ट दिया तो मेरे मार्क्स कम हो गए। तो मार्क्स कम होने से घबरा गई हो। तो हम कभी चिंता मत करो, अभी ये जो 1 मंथ का टाइम है आपके पास है, यही आपको इम्प्रूवमेंट करने का है कि आपको लगना पड़ेगा इसमें। लेकिन सर, अगर अभी बच्चा शुरू करेगा, तो अगर वो जीरो से शुरू करेगा तो उसके लिए कितना मुश्किल है, क्योंकि अभी तो उसको ना कॉन्सेप्ट पता है, ना फार्मूला पता है। अभी उसको फार्मूले भी याद करना है, उसको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, उसके बाद फिर इंजीनियरिंग में और भी दूसरी चीज़ें। तो सर उसके लिए वो क्या आसान है, क्या डिफिकल्ट है, इस बारे में? अगर आप अभी तक आपने बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं करी है, लेकिन सेमेस्टर का एग्जाम तो निकाला होगा ना यार, टेक्निकल टर्म तो सुने होंगे ना। ऐसा तो नहीं होगा कि अभी मैं अगर 7 सेमेस्टर में हूँ तो मेरे को टेक्निकल टर्म भी नहीं सुने, टेक्निकल टर्म सुने, कॉन्सेप्ट नहीं आता, राइट। तो मैं आपको जो एडवाइस करूँगा, मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर गेट के क्वेश्चंस निकालिए। उस क्वेश्चंस को आप टॉपिक वाइज देखिए। जैसे मान लो आप कोई सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हो, आप मान लो सपोज थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने जा रहे हो, राइट। तो पहले आप देखो थर्मोडायनेमिक्स में किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं। मैं इसको रिवर्स स्टडी बोलता हूँ। जब हम लोग बहुत टाइम रहता है तो हम लोग स्टेट स्टडी करते हैं, मतलब पहले सब्जेक्ट पढ़ते हैं और फिर क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। लेकिन अभी अपने को रिवर्स स्टडी करनी है। रिवर्स स्टडी मतलब पहले आप क्वेश्चन देखिए और उससे रिलेटेड जो टॉपिक है उसको आप बुक से सर्च करिए। अभी आप पूरा सिलेबस किताब से निकाल के पढ़ने जाएंगे तो दैट इज़ इम्पॉसिबल।
बिल्कुल। अगर अभी आप किताब से निकाल के बोलेंगे कि यार मैं अभी पीके नाग से निकाल के पढ़ूंगा तो आप नहीं कर सकते। 45 दिन आपको पीके नाग के लिए भी सफिशिएंट नहीं है, लेकिन क्या आप कर सकते हो? हाँ कर सकते हो। उसके लिए आपको रिवर्स स्टडी करनी पड़ेगी। रिवर्स स्टडी आप पेपर उठा के देखिए। अगर आप मैथ्स पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप मैथ्स के क्वेश्चंस उठाइए, देखिए किस टाइप के क्वेश्चंस मैथ्स में आ रहे हैं और उस क्वेश्चंस को आप प्रिपेयर करिए। और एक बहुत बड़ा मिथ है, मिथ क्या है मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि लोग बोलते हैं कि गेट में क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते। ये बहुत बड़ा मिथ है मेरे भाई। गेट में कम से कम मैकेनिकल कंप्यूटर साइंस का सर बताएंगे, मैकेनिकल में तो एटलीस्ट 90 to 95% क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। डाटा चेंज होता है। रिपीट, हाँ डेटा कॉन्सेप्ट वही है। अगर आपका एक उस क्वेश्चन का आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है तो डेटा बस बदलेगा। चेंज होगा। कभी आपको एक्स दे देगा वाई निकालने के लिए बोलेगा, कभी वाई दे देगा एक्स निकालने के लिए दे देगा, तो कॉन्सेप्ट जो है दैट रिमेन सेम। मैं आपको यहाँ पे एक बोलना चाहूँगा, क्योंकि गेट का जो एग्ज़ाम है ना काफ़ी साल पुराना एग्ज़ाम हो चुका है। Right. इतने सालों से हो रहा है ना, तो मैक्सिमम चीज़ें पूछी जा चुकी है। करेक्ट। आप सिर्फ प्रीवियस के क्वेश्चंस निकालिए। जैसा सर ने बोला, इनकी बातों से बिल्कुल एग्री हूँ कि आपको रिवर्स ऑर्डर में जाना पड़ेगा। अब इतना टाइम नहीं कि आपको नोट्स बनाइए फिर पढ़िए। आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन से अपने प्रोसीजर पे ध्यान दीजिए, प्रोसीजर से ही आपको फार्मूलेज वगैरह जो भी ड्राइव करना है। और इसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि पहले आप सब्जेक्ट का वेटेज निकालिए, किस सब्जेक्ट ज़्यादा, कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, किस सब्जेक्ट में ज़्यादा, सब्जेक्ट के अंदर में टॉपिक्स इंपॉर्टेंट रहते हैं कि पर्टिकुलर टॉपिक्स के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। जैसे मैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ तो मेमोरी टॉपिक हो गया, पाइपलाइन हो गया। सिमिलरली ऐसे और भी सब्जेक्ट हैं कि थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन है, उसके अंदर में भी वो सब्जेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट, वहाँ पे 8 से 9 नंबर का जाता है। मैथ्स और अपटी हो गया, वो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है ही। उस तरह से आपको करना पड़ेगा। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये एग्जाम इतना पुराना हो चुका है कि ऑलरेडी बहुत सारे कंसेप्ट के क्वेश्चंस आ चुके हैं, सिर्फ आपको असम्बल्ड करना आना चाहिए बस। करेक्ट। अब सर मेरा सबसे जरूरी सवाल है सर, आपको पता होगा कि इस बार 3rd ईयर के बच्चे भी अप्लाई कर रहे हैं, तो उनके लिए आप स्पेशल क्या टिप देना चाहोगे? वो तो अभी 3rd ईयर में कोरोना वायरस के कारण उनको एलिजिबल कर दिया गया, जिसके कारण अभी 8.5 लाख से ज़्यादा एप्लीकेंट गेट का फॉर्म भर 3rd चुके ईयर हैं। में अगर आप हो तब भी मैं आपको अभी 45 दिन में अगर आप एग्ज़ाम देना चाह रहे हो तो प्रोसीजर तो आपको वही फॉलो करना है। आपको रिवर्स स्टडी पे जाना है। अगर आप 3rd ईयर में हो तो एडवांटेज क्या है मालूम है? सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है जो आपको मिलने वाला है 3rd ईयर में? आप खुद से एनालाइज करना। आप जब भी कोई पेपर, यूनिवर्सिटी का पेपर दे के आते होगे ना, और पेपर दे के जब बाहर निकलते होगे तो क्या फील होता होगा? अरे यार साला पेपर दोबारा दिया होता ना मैं, तो इस बार 70 की जगह मेरे को 80 मिलते। ये फीलिंग आती है कि नहीं आती? क्योंकि जब आप पेपर लिखते हो ना एक्चुअल में, आप मॉक टेस्ट कितना भी तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन जब आप पेपर एक्चुअल में लिखते हो तो आप कहाँ गलती कर रहे हो वहीं पर समझ में आता है आपको लगता है यार ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा वीक था, इसको देख लेता तो मेरा बन जाता। तो ये जब आप 3rd ईयर में हो तो सबसे एडवांटेजियस चीज़ आपको ये मिल रही है कि आपको अपने आप को सेल्फ एनालाइज करने का। लेकिन सेल्फ एनालाइज आप कब कर पाओगे? सेल्फ एनालाइज आप तब कर पाओगे जब आप 45 डेज आप पढ़ाई करोगे। अगर आप पढ़ाई ही नहीं करोगे तो फिर एनालाइज कैसे करोगे? अब मेरे को ABCD मालूम ही नहीं है तो फिर मेरे को क्या समझ में आएगा कि मेरी गलती क्या है और कहाँ पे कौन सा एरिया मेरे को इम्प्रूव करना है? तो बिल्कुल आप सब जो बोल रहे हैं ना बिल्कुल परफेक्ट बोल रहे हैं कि ये जो 45 डेज़ के अच्छी सी प्रिपरेशन ये लोग कर लें, फिर अपने आप को सेल्फ एनालाइज कर पाएंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल, आपके पास भी हमने देखा, हम लोग तो बहुत सालों से साथ में भी काम किए हैं और देख भी रहे हैं कि अपने स्टूडेंट, जब आप तो 2011-12 को याद करिए, उस टाइम में जब बच्चे 6 सेम में एग्जाम देते थे, करेक्ट है, उनकी रैंक 10,000 में आती थी। लेकिन फाइनल ईयर में वही बच्चा टॉप 100 में आता था, टॉप 50 में आया। हमारे पास आया 10,000 की रैंक 6 सेमेस्टर की और 58 रैंक उसकी जो है फाइनल ईयर में रही है। तो ये बच्चों बिल्कुल आप 3rd सेमेस्टर में अभी जी जान बिल्कुल लगा दो 45 डेज़ के लिए। रिजल्ट की चिंता आपको तो करना ही नहीं, आपको बस खेलते कूदते हंसते हुए जाना है, एग्जाम पेपर देना है, लेकिन प्रिपरेशन के साथ, जिससे कि इस साल अपने आप को एनालाइज कर पाओगे, अपनी कमजोरी पहचान पाओगे और नेक्स्ट ईयर आप बहुत अच्छा कर पाओगे। लेकिन सर उनको कुछ सब्जेक्ट अभी भी बड़े नहीं हुए हैं। वही मैं बोला था। सर ने जो वेटेज वाली बात करी ना दोस्तों, वो जानना आपको बहुत जरूरी है। देखो हम लोग कई बार क्या बेवकूफ़ी कर जाते हैं कि थर्मोडायनामिक्स भी पढ़ेंगे, हम पढ़ना तो सब कुछ ही है, छोड़ तो हम कुछ नहीं सकते क्योंकि गेट में तो अभी 55 क्वेश्चन ही टेक्निकल के आने हैं, राइट? तो उसमें कहाँ से क्या पूछेगा। लेकिन अपने को क्या करना रहता है, जैसे कि अगर मैं बताऊँ प्रोडक्शन है, राइट? तो प्रोडक्शन एक बहुत लार्ज सब्जेक्ट है। मैकेनिकल की बात मैं करूँ तो प्रोडक्शन बहुत लार्ज सब्जेक्ट है। अगर आप सोचोगे कि यार मैं प्रोडक्शन अभी पूरा कर लूँ तो शायद आप नहीं कर पाओगे। तो आपको ये देखना है कि हर जगह, जैसे मान लो अगर मैंने 10 का इफर्ट दिया तो हर जगह मेरे को 10 का ही आउटपुट मिलेगा, जरूरी नहीं है। कई जगह मेरे को 10 का इफर्ट करके 20 का आउटपुट मिल सकता है। तो वो एरियाज आपको आइडेंटिफाई करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मैकेनिकल के लिए बताता हूँ कि अगर आप 11th-12th में अच्छे से पढ़ाई किए होंगे तो आपका EM जो है वो एकदम श्योर शॉर्ट मार्क्स है, वो आपको मिलना ही है।
लेकिन दोस्तों मैं देखता हूँ कि हम लोग 11th-12th में क्या करते हैं, मेरे को नहीं मालूम, काफ़ी बच्चों से मैं देखता हूँ सर, सबसे मतलब 11th-12th का टॉपिक है, लेकिन कुछ बच्चों के लिए वो बहुत डिफिकल्ट होता है। तो दोस्तों अगर आपको ईएम अभी डिफिकल्ट लग रहा है तो व्हाट आई विल आस्क यू कि आप कुछ फॉर्मूले फ्रिक्शंस वगैरह का देख लीजिए, उसको अभी कॉन्सेप्चुअली समझने की कोशिश इस टाइम पे मत करिए, वहाँ पे आपको दिक्कत हो जाएगी। जो भी सब्जेक्ट जैसे कि वाइब्रेशन है, अभी वाइब्रेशन में अगर हम देखें तो ऐसे बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, लेकिन गेट पॉइंट ऑफ व्यू से आपने क्या करना है, आपने सर सिर्फ मैं यहाँ formula- पे क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा कि उस सब्जेक्ट के नाम आप बता देते बच्चों को कि कौन कौन से सब्जेक्ट को ज़्यादा फोकस करें, करेक्ट, वही तो ज़्यादा बेटर। वही सब अब वाइब्रेशन है आपका, ठीक है। अब वाइब्रेशन ऐसा बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन अभी अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो मेरे को कॉन्सेप्ट में उतना जाने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट में पूरा बिल्ड नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं फॉर्मूले मक कर लूँ तो फॉर्मूला मगअप करके मेरे को 2 नंबर आराम से मिल जाएगा, शॉर्ट मिलेगा सिर्फ फॉर्मूला मगअप करने से। हीट ट्रांसफर एक सब्जेक्ट है, उससे 4 या 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और मैक्सिमम टाइम जो क्वेश्चन है वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही होता है, तो वो हीट ट्रांसफर में आप स्कोर कर सकते हो। भले आपने पढ़ा ना हुआ हो हाँ अभी फॉर्मूला, बस university में, फॉर्मूला, राइट, भले आपने ना पढ़ा हो। फॉर्मूला मगअप करके भी आप देख के जाओगे ना तो वो काम हो जाएगा। इन्वेंट्री एक टॉपिक है, उसमें भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है। जो टाइम के सब्जेक्ट टाइम लेने वाले हैं, थर्मोडायनेमिक्स है जिसके लिए अपने थोड़ा टाइम ज़्यादा चाहिए। प्रोडक्शन में भी आप भले पूरे थ्योरी को मत पढ़ो, लेकिन आप क्या कर सकते हो, जैसे कि अगर मैं कास्टिंग का एग्जांपल देता हूँ तो कास्टिंग में गेट में सिर्फ 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एक आप अगर थोड़ा पढ़ोगे तो आप देखेंगे एस्पिरेशन इफेक्ट का एक क्वेश्चन आता है, या फिर मोल्ड फिलिंग टाइम का क्वेश्चन आता है, या फिर राइजर डिजाइन का क्वेश्चन आता है। 3 टाइप के क्वेश्चन कर लीजिए, 90% चांस है कि क्वेश्चन उसी में से फंसेगा। तो ये टाइम, हाँ अब एक सब्जेक्ट है मटेरियल साइंस। अब ये मटेरियल साइंस की डिटर की इतनी मोटी किताब आती है और मैं बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में देखता हूँ कि वो मटेरियल साइंस को ईएस के लिए, ईएससी के लिए इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, लेकिन गेट के लिए उतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट नहीं है। अगर आप मेरे से पर्सनली पूछेंगे सर तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट जो है वो मटेरियल साइंस है, लेकिन मैं जब अपने गेट के लिए पढ़ाता हूँ तो वो 4 घंटे से ऊपर नहीं देता, जबकि बाकी लोग उसी सब्जेक्ट को 30 घंटा देते हैं। तो आपको प्रॉपरली डिफाइन करना है। तो मटेरियल साइंस से 1 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, राइट। उसके लिए आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर जो गेट के क्वेश्चन है उसका जो कॉन्सेप्ट है वो आप समझ लीजिए। उसके लिए आपको किताब निकाल के अलग से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, नहीं तो आप पूरे 45 दिन खाली मटेरियल साइंस ही पढ़ते रह जाएंगे। तो ये कुछ सब्जेक्ट हैं जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि जिसको आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। मॉस है, मॉस में कॉलम के क्वेश्चन आते हैं, वो सिंपली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। अगर आपने थोड़ा भी 11th-12th में पढ़ा होगा, सॉरी थोड़ा भी आपने बी में पढ़ा होगा तो मॉस के क्वेश्चन बड़ी आसानी से बना सकते हैं। एफएम में अगर आप थोड़ा इफर्ट करें उसमें भी कुछ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है, वो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो टॉपिक वाइज आप प्रिपरेशन करिए, और बाकी मैकेनिकल की गाइडेंस के लिए आप लोग गेट पेंटर का जो चैनल है वो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी नेक्स्ट वीक से मैं सारे टॉपिक वाइज सॉल्यूशन गेट के जो हैं वो मैं उस चैनल पे डालने जा रहा हूँ, राइट। तो वो सॉल्यूशंस आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो अल्टीमेटली सर आप ये बोलना चाहते हैं कि गेट में जो सबसे इम्पोर्टेंट है आपको ये जानना जरूरी कि क्या नहीं पढ़ना है। करेक्ट, एग्जैक्टली, हाँ। तो बच्चों जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कि मतलब कंक्लूजन जो निकल के आ रहा है कि सबसे गेट निकालेगा, सबसे मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्या नहीं पढ़ना। पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, तो जो चीज़ें जो पढ़ना है उसको पढ़ना है, मतलब जो गेट में ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे सर ने मैकेनिकल बारे में बता दिया, ऐसे मैं आपको सीएस के बारे में बताऊँ तो सी प्रोग्रामिंग आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, फर्स्ट ईयर से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। वहाँ के क्वेश्चंस आप करिए, डेटा स्ट्रक्चर हो गया, एल्गोरिथम हो गया, टीओसी हो गया, कंपाइलर डिजाइन इजी सब्जेक्ट है, 2 मार्क्स के आते हैं। मैथ्स एप्टीट्यूड तो करना ही करना है आपको है, ठीक है। हाँ, जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट आते हैं, लोगों को प्रॉब्लम जाती है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में और कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर में, ठीक है। तो ऐसे सब्जेक्ट को आप क्या कर सकते हैं कि जितना इजी पार्ट है एटलीस्ट उनको कर लीजिए आप। इजी पार्ट करने से क्या होता है कि एटलीस्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन वहाँ भी बनते हैं, जैसे मैकेनिकल में बनते हैं, उसी तरह से यहाँ पर भी फिक्स फार्मूलेज हैं, फार्मूले डाले। ऐसे क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं जो फार्मूला बेस्ड रहते हैं, वो नहीं छूटने चाहिए, वो बनने ही चाहिए। तो सबके मतलब बेसिक आइडिया लिया, और ये सारी बेसिक आइडिया आपको प्रीवियस के क्वेश्चन से ही मिलेंगे। तो मेन फोकस आपको प्रीवियस के क्वेश्चन पे करिए और वहाँ पे जाके देखिए किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी टाइप से अपने आप को प्रिपेयर करिए। बिल्कुल। सर मेरे को मैकेनिकल का तो पता है कि प्रैक्टिस कीजिए, जितना आपसे मन पड़ता है आप उतना प्रैक्टिकल कीजिए। कंप्यूटर साइंस का बताइए सर थोड़ा, कि थोड़ा प्रैक्टिस करना है कि थ्योरी में ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस तो जैसे देखा जाए तो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं वहाँ पे। जैसे यहाँ पे जैसे आपके मैकेनिकल में डेरिवेशंस होते हैं, लेकिन हमारे सीएस में डेरिवेशंस नहीं होते हैं, मतलब आपको थ्योरी पढ़ना है, उसी में से फॉर्मूले बनाने हैं, उसी में से कंसेप्ट बनाने हैं। जैसे प्रोग्रामिंग देख लीजिए आप, प्रोग्रामिंग में भी पूरा लॉजिकल चलता है कि लॉजिकल बिल्डिंग एक तरीके से है कि आप कितना सोच पा रहे हैं चीज़ों को लेकर। डेटा स्ट्रक्चर हो गया आपका,
थ्योरी ऑफ कंपटीशन भी ऐसे ही सब्जेक्ट है, यहाँ पे कोई फार्मूलाज नहीं है, आपको पूरा मतलब पढ़ना ही पड़ेगा टॉपिक को। लेकिन एक बेसिक कंसेप्ट रहता है, बेसिक फंडामेंटल आपका क्लियर है तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो आपका बेसिक फंडामेंटल क्लियर है, वर्ड आपने सुना हुआ है और थोड़ा सोचने का तरीका आपको आता है कि कैसे सोच के इस क्वेश्चन पे अटैक करना है, मतलब पेडिकल अप्रोच जिसको बोलते हैं। जैसे आपको पेडिकल तरीके से हैंडल करते हैं, जैसे मैकेनिकल में भी होता होगा सर कि रियल लाइफ में कैसे यूज़ कर पा रहे हैं, Correct, ठीक है। वैसे CS में भी होता है कि आप हर, और इंजीनियरिंग का मतलब भी है कि आप पेडिकल लाइफ में कैसे उसको यूज़ कर पा रहे हैं। एज ए और गेट में क्वेश्चन भी ऐसे ही आते हैं, पेडिकली आप उसको कैसे इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं, थोड़ा सा लॉजिक चेंज कर देगा। लेकिन पेडिकली आप सोचोगे यार यहाँ ऐसे ऐसे होगा तो बन जाता है, इतना डिफिकल्ट नहीं रहता है। अल्टीमेटली बॉटम लाइन ये है कि प्रैक्टिस अपने को क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की करनी पड़ेगी। सर तो हम आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, समय थोड़ा कम है तो सर लोग ये भी कंफ्यूज रहते हैं कि मैं एप्टीट्यूड में 15 नंबर मेरा अच्छा बन जाएगा, मैं वो कर लेता हूँ करके, टेक्निकल एप्टीट्यूड टेक्निकल, तो क्या करना, पहले एप्टीट्यूड कंप्लीट कर लें कि पहले टेक्निकल करें कि छोड़ना है तो छोड़ें, क्या करें, आप क्या बोलना चाहेंगे? इसमें मेरा जो ऑब्जर्वेशन है यार कि मेरे से अगर आप पूछते हो तो मैं जो अपने लिए सोचता हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि यार पहले टेक्निकल कर लेना चाहिए। कारण क्या है पहले टेक्निकल करने का कि एप्टीट्यूड में कई बार क्या होता है कि एक क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा दिखता है और आपको लगता है कि ये तो बन जाएगा, लेकिन जब आप बनाने जाते हो ना तो वो बहुत ज़्यादा टाइम आपका कंज्यूम कर लेता है। तो नॉर्मली मैं तो एडवाइस करता हूँ कि पहले आप लोग टेक्निकल कर लो, क्योंकि टेक्निकल में तो क्वेश्चन देखे हुए रहते हैं। मैंने जैसे बोला ना कि सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही ऑलमोस्ट रिपीट होते हैं, तो टेक्निकल के क्वेश्चन तो अपने को मालूम रहता है कि हाँ ये क्वेश्चन तो मैं बना लूँगा। एप्टीट्यूड में कई बार लगता है कि मैं बना लूँगा और फंस गए आप शुरुआत में। एक चीज़ को ध्यान रखिए, पेपर जब आप सॉल्व कर रहे हैं किसी एक क्वेश्चन में आप फंस गए तो वो आपका जो रिमेनिंग टाइम है उसको अनप्रोडक्टिव कर देता है। शुरुआत के अगर आपने 5 क्वेश्चन अच्छे से बना लिए तो वो आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है और रिमेनिंग 65 क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन शुरुआत में अगर कहीं फंस गए आप तो मैं एडवाइस करता हूँ कि एप्टीट्यूड जो है वो आपको लास्ट में करना चाहिए। लेकिन मैं अपने कई स्टूडेंट से बात करता हूँ, वो अलग अप्रोच अप्लाई करते हैं, वो पहले एप्टीट्यूड सॉल्व करते हैं और वो बोलते हैं सर मैं कंफर्टेबल हूँ। टेस्ट वगैरह होता है वो पहले एप्टीट्यूड ही सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए मैं अपना ओपिनियन बता देता हूँ, बाकी सर बताएं। सर मैं तो अपने बच्चों को यही बोलता हूँ कि ऐसा कोई ऑर्डर तो फिक्स है नहीं Right. कि आप एप्टीट्यूड पहले करिए या टेक्निकल पहले करिए, लेकिन मैं जब पेपर आप सॉल्व करते हैं तो कम से कम उसको 2 से 3 राउंड में सॉल्व करें। करेक्ट, हाँ ये बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक सही है। बात पहले है। इजी जितने क्वेश्चंस आपको जैसा लग रहा है कि इसमें सोचना नहीं पड़ेगा और एक क्वेश्चन में से बन जाएगा, तो पहले राउंड में आप ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर डालो। तो जैसे मैं आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि एक आध क्वेश्चन भी आपका फंस गया। मैं आपको बताऊं अभी 2017 की बात है, हमारे पास स्टूडेंट थे टोइना वर्मा करके, और उसका कैट में परसेंटाइल था 97 परसेंटाइल। अब 97 परसेंटाइल बहुत कैट अच्छा में आ रहा है, तो उसका एप्टीट्यूड किस बहुत अच्छा, लेवल का होगा। करेक्ट बात है। लेकिन पता है आपको गेट के एग्जाम के दिन जब गेट का देने गई तो पहला उसको था कि सर एप्टीट्यूड तो बन ही जाएगा। ये ठीक है, एप्टीट्यूड पे जैसे कि वो क्वेश्चन में फंस गई और 15 मिनट उसने बर्बाद कर दिया। ये चीज़ सर ने एक चीज़ बोली ना कि अपने को पेपर कभी भी एक बार में कंप्लीट नहीं करना होता है। ये तो अपने बहुत मेजर गलती करते हैं बच्चे लोग। लेकिन उसके बावजूद उसने अपने आप को संभाला, फिर टेक्निकल को सॉल्व किया, 193 रैंक लाई, IIT दिल्ली गई, अभी एप्पल में काम कर रही है। मतलब इससे हमको सीखने को मिल रहा है यार कि यहाँ पे हम ऑर्डर फिक्स नहीं कर सकते। राइट, ठीक है, इसलिए आपको पहला काम तो प्रिपरेशन करना है, टेक्निकल तो पढ़ना ही पड़ेगा। आप सिर्फ ये बोलोगे, अब किसी बच्चे का इंग्लिश कमज़ोर है तो अपनी में तो आपको 5 नंबर का तो इधर इंग्लिश भी आने वाला है, तो फिर वो कैसे करेगा? 5 नंबर का इंग्लिश भी आने वाला है। और दूसरा मैं कई बार देखता हूँ कि बच्चे लोग बोलते हैं सर वो इंग्लिश में वोकेबलरी आती है उसके लिए क्या करें। मेरे भाई यहाँ पे वही चीज़ है कि कुछ चीज़ छोड़नी पड़ती है। अब अगर 2 नंबर का वोकेबलरी का क्वेश्चन आता है और भाई लोग उसके लिए हज़ार वर्ड बोलेंगे सर याद करूँगा। अरे यार भाई इतने देर में तो 1000 वर्ड याद करेगा, उतने देर में तो GR भी निकालेगा, गेट का पता नहीं। सर गेट का यहाँ पे एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा सर, गेट में आज तक कोई भी बंदा 98-19 मार्क्स तो नहीं ला पाया है। मैं इंग्लिश को छोड़ भी दूँ तो 5 नंबर छोड़ देता हूँ, 95 का ही पेपर होगा ना देखा जाए तो। और ऐसा है भी नहीं कि आप 95 लाओगे तो चंद्रमा में पढ़ने जाओगे, जाना तो ऐसे ही है, जाना IIT बॉम्बे है या PSUs में जाना है, वो तो आप 80 नंबर लाओगे तो भी पहुँच जाओगे। करेक्ट। तो बेटर है कि हम अपनी टारगेट को जहाँ पे हमें जाना है उतना मार्क्स हमको लेके आना है, वो टारगेट करना है अभी लेटेस्ट। बिल्कुल। तो बस अल्टीमेटली बस मैं ये समराइज़ कर देता हूँ कि दोस्तों अभी आपने कुछ नहीं करना है। आप शांतिपूर्वक गेट के प्रीवियस ईयर की जो क्वेश्चंस हैं आप उस पर कंसंट्रेट करो और अपनी एनर्जी को पहचानो। हनुमान जी को मालूम नहीं था कि वो छलांग लगा सकते हैं समुद्र के किनारे, लेकिन जब उनको मालूम चला तो उन्होंने लगाया। तो दोस्तों बहुत सारी बातें हुई, लेकिन बॉटम लाइन में समराइज सिर्फ 2 बातों से करूँगा कि अपने आप को पहचानो। 45 दिन बहुत टाइम है, तुम लोग कर सकते हो, लेकिन बर्बाद करने के लिए मेरे पास 1 सेकंड भी
नहीं है। तो अभी आप थर्ड ईयर में हो या आप फाइनल ईयर में हो या पास आउट हो, ये 45 दिन आप अपने आप को टोटली डिवोट कर दो, अपने ऊपर विश्वास रखो। अगर आपने पहले सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है तो बुक से आप अभी पढ़ाई नहीं कर सकते। अगर आपने पहले से तैयारी करी है तो उसके लिए अपन एक वीडियो बना देंगे सर। जो बच्चे अभी कर लेते हैं वो भी ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, जिनका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो गया तो ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, तो वो एक अपन अलग वीडियो बना देंगे। अभी आज हम जो बात कर रहे हैं वो उन बच्चों की जिन्हें आज से प्रिपरेशन शुरू कर रही है। तो बच्चों इस टाइप के वीडियो हम लोग अभी रेगुलर देने वाले हैं आपको, है कि कंप्लीट गाइडेंस हर एक इंटरवल पर भी दिमाग में है। हम और अरविंद सर भी आपको बहुत सारे गाइडेंस आपको प्रोवाइड करेंगे धीरे धीरे। तो सर ने बहुत अच्छा पॉइंट बोला है कि अपनी एनर्जी पहचानो। आप अपनी एनर्जी नहीं पहचानेंगे, अपनी ताकत नहीं पहचानेंगे तो आप उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो सभी के लिए रहता है, हमारे लिए भी रहता है कि आपने आपको पहचानना तो पड़ता है। बिल्कुल। और एक बार आपने आपको पहचान लिया तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता है आगे बढ़ने से। तो ऑल द बेस्ट करिए आप लोग, लेक्चर चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, आई गेट के चैनल को, गेट मेंटर के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। आपको बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियोस आने वाले समय में मिलने वाली हैं। ट्यून्ड रहिएगा, अपडेटेड रहिएगा, वही बेस्ट तरीका है आगे बढ़ने का। मुझे उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए लाइक जरूर करना भाई, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो फट से कर दीजिए, क्योंकि हम लोग सभी आपके लिए रोज लेटेस्ट अपडेट्स लेके आते रहते हैं। बहुत जल्दी हम लोग मिलेंगे आप लोग से। मेरी तरफ से जय जवान जय किसान।